क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप सो आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से और जोरों शोरों से चल रही होगी। 2 मार्च 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का क्लास 10 साइंस का। और आपकी साइंस के प्रिपरेशन को और फ्यूल अप करने के लिए मैं लेके आ गई हूं आप सभी के लिए मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इसको तो आपको मिस नहीं करना। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं? अरे भैया, आप इसी चैनल की हिस्ट्री उठा के देख लो। हर साल हम एक ऐसे क्वेश्चन पेपर निकालते हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपके सामने प्रूफ है। इस बारी भी इसीलिए हम इस साल के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हमने पूरा अपलोड कर दिया इस चैनल में। सारे पार्ट्स में आप जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहे, इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन नंबर डी, और सेक्शन डी पूरा कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के आंसर की सबसे पहले इस चैनल पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी के साथ। ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स के हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। अमन टुक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ए एंड बी। हाँ हाँ, आप पहले पॉज करें, खुद सॉल्व करें और उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। One of them had soft water and the other had hard water in it. He also has 2 class of compounds with him, A, which are sodium salts of sulfonic acid, and B, which are sodium salts of carboxylic acid. ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, identify A and B. Which class of compounds A or B should Aman use to check which glass of water has hard water in it and why? आपको रीजन भी देखना है। तो ये तो बहुत इजी है। ए हमारा हो जाएगा डिटर्जेंट, बी हो जाएगा सोप। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एंड सोप आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात समझ में आई? अब अमन को क्या यूज करना चाहिए? अमन को ए यूज करना चाहिए। क्यों? रीजन इज दैट ए डज नॉट फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर। आपको पता है कि डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ एक डिटर्जेंट ही ऐसा क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जो कि स्कम नहीं बनाता है। वो व्हाइट कलर का फोम जो बच जाता है हाथों में वो नहीं बनाता है। बात समझ में आई? इसीलिए अमन को ए यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोप में डालेगा तो स्कम बनेगा, अगर वो डिटर्जेंट में डालेगा तो फिर नहीं बनेगा स्कम। ठीक है, तो इससे इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट कॉजेज हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ए एंड बी क्लास ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले आप ये बताइए दोनों के बीच में नहीं, सिमिलैरिटी बाद में बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है। तो वेरी इजी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होता है, हम सभी को पता है। एंड क्या चीज कॉमन है? बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। दोनों की हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, लॉन्ग होती हैं वो। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में, सोप और डिटर्जेंट के बीच में सिमिलैरिटी है। कॉमन चीज क्या है कहने का मतलब है। थर्ड पार्ट वो कह रहे हैं आउट ऑफ ए एंड बी विच इज यूज्ड फॉर मिसल फॉर्मेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द आयनिक एंड नॉन आयोनिक एंड। तो सबसे पहले बताओ मिसल बनाने के लिए कौन सा यूज होगा? डेफिनेटली इट्स कंपाउंड बी, दैट इज सोप। सोप आर यूज्ड टू फॉर्म मिसल्स। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मिसल का? बहुत ईजी है। जो आपका आयनिक एंड होता है वो पानी की तरफ होता है, और जो आपका नॉन आयनिक एंड होता है, नॉन आयनिक एंड को हम कार्बन वाली चेन भी कहते हैं। जो आपका कार्बन वाला हिस्सा होता है हाइड्रोकार्बन चेन का, तो वो हो जाता है जी आपका ऑयल या डर्ट की तरफ। डर्ट इज मेड अप ऑफ ऑयल। ओके, तो इस हिसाब से आपको इसको मेंशन करना है आयनिक एंड नॉन आयनिक पोजीशंस के हिसाब से कि किसकी तरफ होंगी वो। ये स्ट्रक्चर होता है मिसल का। आप ड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे इंग्लिश में मेंशन करेंगे तो बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और में इसी में आपको एक चॉइस दी गई है। नंबर 1 इज, ये पहले पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यस, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, इसकी पूरी पीडीएफ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल। आई विल टेक योर जीमेल्स एंड आई विल प्रोवाइड यू पर्सनली। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं ए पार्ट से। गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। बहुत ईजी है यार। टेस्ट क्या होगा? फ्लेम टेस्ट। इथेन गिव्स अ क्लीन ब्लू फ्लेम, ठीक है जी, बट इथीन गिव्स ब्लैक सूटी फ्लेम, क्योंकि इथीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट बी पार्ट कह रहे हैं राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद नंबर 1 ग्लेशियल एसिटिक एसिड, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले तो जी मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है?
NaHCO3, वेरी गुड। अब NaHCO3 कैसे रिएक्ट करेगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, आपके एनसीईआरटी में पूरी इक्वेशन दी है। NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा, जब CH3COH यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, CH3CONA, सोडियम इथॉक्साइड, साथ में पानी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। सॉरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम एसिटेट, दिस इज सोडियम एसिटेट। बात समझ में आई? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl H2O प्लस CO2। क्या बात समझ, देखो दोनों में H2O CO2 H2O CO2 है, इसमें बस सोडियम एसिटेट है और इसमें सोडियम क्लोराइड है। बात समझ में आई? सी पार्ट वो कह रहे हैं हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आपको प्रॉपर केमिकल इक्वेशन के साथ लिखकर बताना है इस आंसर को। तो सबसे पहले तो इंग्लिश में लिखेंगे, फिर केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। कैसे प्राप्त किया जाता है, दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है दैट इज कॉल्ड Na2CO3, वो उसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को हीट करके हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ जाता है। और सेकेंड स्टेप इज, जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है इट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे इक्वेशंस भी आप देख सकते हो, NaHCO3 को हीट करेंगे, हमारे पास Na2CO3, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर Na2CO3 का रिक्रिस्टलाइजेशन होगा 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स के साथ और हमारे पास बन जाएगा वॉशिंग सोडा दैट इज कॉल्ड Na2CO3.10H2O। क्या बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब ये 35th क्वेश्चन 5 पार्ट्स में डिवाइड है, हर एक पार्ट 1 मार्क का है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, हाउ डू ओरल पिल्स वर्क टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो देखते हैं इसका आंसर, इट चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे सो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेकेंड, नेम एनी वन बैक्टीरियल एंड वायरल STD ड्यू टू अनसेफ सेक्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नंबर 1, बैक्टीरियल में आप लिख सकते हो गोनोरिया या साइफिलिस, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, हाफ मार्क इसका मिलेगा। वायरल में आप लिख सकते हो वॉट्स या HIV एड्स, इसका आपको हाफ मार्क मिलेगा। थर्ड पार्ट कह रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। ओव्यूल बन जाते हैं सीड्स में, ओवरी बन जाती है फ्रूट में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस। वेरी इजी इट इज। राइजोपस का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स ही तो जर्मिनेट करते हैं, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हाइफे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ कह रहे हैं मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली एडवांटेज हो जाएगी ऑफस्प्रिंग्स यानी जो बच्चे हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, सारे सेम से दिखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। नंबर 2, यू कैन से दे बियर दैट इज दे गेट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बहुत जल्दी, अर्लियर। या आप एक और लिख सकते हो, दे आर हेल्पफुल फॉर दोज प्लांट्स जिनके अंदर सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। दैट इज, अब वो सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे फिर भी वो रिप्रोड्यूस कर जाएंगे थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये इसका काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फायदा है। तो इनमें से कोई, ये 3 यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किए, कोई भी 2 आप लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी है हमारे पास, इसमें ऑप्शन है अगेन 5 क्वेश्चंस अगेन। तो सबसे पहला देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ पैंक्रियाज स्टॉप्ड वर्किंग। बहुत ही इजी है बच्चों, इंसुलिन रिलीज नहीं होगी और शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू प्लांट्स अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। ऐसा क्यों होता है? वेरी इजी, लाइट डिटेक्ट करने पर हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड्स शेडी साइड और ऑक्सिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इलोंगेट्स द सेल्स, सेल्स को लंबा करता है, इट ग्रोज, सेल्स ग्रोज वेयर एवर ऑक्सिन इज प्रेजेंट। तो उस साइड पे सेल्स बड़े हो जाएंगे जो अवे है फ्रॉम लाइट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो साइड हैवी हो जाएगी और प्लांट बेंड कर जाएगा जहां पे लाइट डिटेक्ट हो रही है उस तरफ, क्योंकि बाहर शेडी साइड पे ज्यादा हो रहा है ना, तो अनशेडी साइड पे की तरफ बेंड करेगा और अनशेडी साइड तो वो साइड है जहां से सन की लाइट आ रही है, इसीलिए प्लांट्स अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। क्या बात समझ में आई? थर्ड पार्ट कह रहा है, व्हाई आर रिफ्लेक्स आर्क्स मोर evolved in animals than in humans. The answer is as animals lack a true thought process. ये भी लाइन लिख सकते हो फुल मार्क्स से, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क इज एब्सेंट। नहीं होता उनके पास एक प्रॉपर न्यूरॉन नेटवर्क। बात समझ में आई? नेक्स्ट,
वाई केमिकल कोऑर्डिनेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ह्यूमंस। दो रीजंस आपको बताने, तो पहला रीजन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। नंबर वन, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहीं हर जगह नहीं पहुंच पाते। जो जो टिश्यू सिर्फ और सिर्फ नर्वस टिश्यू से, जो जो सेल्स नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, सिर्फ उधर तक पहुंच पाते हैं। सेकेंडली, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इसलिए हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये दोनों रीजंस क्लियरली आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको याद होने चाहिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? वेरी इजी आंसर इट इज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट हो जाती है केमिकल सिग्नल में, और ये केमिकल्स वो साइनैप्स या उस गैप को क्रॉस करते हैं और सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नेक्स्ट नर्व सेल की डेंड्रिटिक टिप पर शुरू कर देते हैं। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन काइंड ऑफ स्टफ दैट्स हैपनिंग। ओके, तो वो केमिकल सिग्नल्स क्रॉस करते हैं वो सिनैप्स को। मेन आंसर ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज 36 नंबर। अ सोलर फर्नेस इज वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी दैट हैव इमर्ज्ड इन रीसेंट इयर्स। नंबर वन, अब देखो ये तीनों पार्ट्स ना मैंने एक पहले ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, बहुत पहले की थी, उसमें प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन इसमें प्रोवाइडेड है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ये है उसका थंबनेल। आप यहां पे अभी जो आई बटन दिख रहा है आपको, आप यहां जाके भी इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो इस वीडियो को, और आपको समझ में आ जाएगा, फुल सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो चलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आगे बढ़ते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल showing the variation of the image distance v with object distance u in case of a convex lens, and answer the questions that follows without doing any calculations। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ इसको एनालाइज करके आपको आंसर्स देने हैं। नंबर वन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। कन्वेक्स लेंस का आपको पता है बहुत सारे केसेस होते हैं, उसमें से एक केस क्या होता है, जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम कब होता है, और सेम हाइट का होता है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों 2f पर बनते हैं। वो कब होता है, देखो -30 + 30, यहां से आपको समझ में आ रहा है ना, -30 + 30 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। बाकी में देख लो सेम नहीं है, सिर्फ 30 आपको सेम दिख रहा है, इसका मतलब 30 इज इक्वल्स टू 2f, यानी फोकल लेंथ कितनी हो गई, -30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -15 सेंटीमीटर्स। क्या बात समझ में आई? नहीं, बट आई एम सॉरी, नॉट -15, इट इज +15, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है ना, बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। बात समझ में आई? ओके, सेकेंड पार्ट कह रहा है राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। ये भी आपको साथ साथ बताते चलना है। तो वो सीरियल नंबर आपको बताना है जिसकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। तो कौन सा सीरियल नंबर होगा, दैट इज डेफिनेटली 6th सीरियल नंबर, बिकॉज देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, अभी हमने फोकल लेंथ पता की -15, -10 का मतलब क्या है, मतलब 15 और 0 यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा गया, यानी जो आपका फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, राइट। सो इमेज डेफिनेटली ऑन द सेम साइड बनेगी। अगर इमेज ऑन द सेम साइड बनेगी तो वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस में दिख रहा है मुझे, यानी ये ऑब्जर्वेशन गलत है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। बात समझ में आई? सो आप यहाँ पे इसका रीजन पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके लिए आपको समझा भी दिया, मेंशन भी कर दिया। ठीक है, थर्ड कह रहा है टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 4 एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। तो सीरियल नंबर 4 जो है इसका हमें एक रे डायग्राम बनाना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू टेल द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन। तो बहुत ही आसान है यार, आप इजीली बना सकते हो इसको। आपने फोकल लेंथ पता कर ली -15 सेंटीमीटर्स, आपको भी रीडिंग के हिसाब से पता ऑब्जेक्ट को -20 पे रखा है, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रही है उसकी इमेज वो भी पता है, +60 सेंटीमीटर्स पे बन रही है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। सो ऐसे आप करके प्रॉपरली मेंशन कर सकते हो सब कुछ। एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी मैग्निफिकेशन की, -3 हो जाएगी। बात समझ में आई? बिकॉज अगेन द फॉर्मूला स्टेज दैट ओनली v/u। बात समझ में आई? +v/u मैग्निफिकेशन इट इज। तो v क्या है, 60 अपॉन -20 इज -3। क्या बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब आगे क्या बढ़े, खत्म हो गया है सेक्शन डी, वी हैव कंप्लीटेड। हाँ, ये वीडियो आपको खुद जाके देखना है, प्रॉपर सोल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइडेड है इसी क्वेश्चन का, तीनों पार्ट्स का। ठीक है जी, एंड ये पक्का आएगा पेपर में। ठीक है, ध्यान से आप समझिए सारे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये।
एंड अब मैं आपको मिलूंगा सेक्शन ई के साथ. टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट.